नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बर्खास्त हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मामला बैतूल माल के पैसों के गबन का। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या घट रही है, वहीं संक्रमित लोगों को ठीक होने का औसत भी बढ़ा। अतिथि शिक्षकों ने कार्य पर बहाली और मानदेय का भुगतान करने की मांगों को लेकर संभाग आयुक्त के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और दंतेवाड़ा जिले में नक्सली विचारधारा के खिलाफ बदलेम एड़का अभियान का हुआ शुभारंभ। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बर्खास्त हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा 1 जनवरी 2011 से लेकर 4 अक्टूबर 2019 तक आर्थिक अनियमितता करते हुए 3,58,56,533 रुपये गबन किए जाने की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में प्रार्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर की ओर से अब्दुल वहाब ने दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के आधार पर सदर शेख सलीम रजा और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली जगदलपुर में धारा 406, 420, 467, 468, 471, 212, 34 और 120 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद इसराइल हक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले के अन्य आरोपी शेख सद्दाम रजा, मोहम्मद इदरीस जकरिया और मोहम्मद अजीज उर्फ अज्जू खान की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। प्रकरण के अन्य आरोपी सलीम रजा, अताउर रहमान खान अभी भी फरारी काट रहे हैं, जिनकी पतासाजी में सिटी कोतवाली पुलिस लगी हुई है। इस बड़े घोटाले को लेकर मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है, जो बार बार पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना रही है। इस पूरे मामले के बारे में सीएसपी हेमसागर सिदार ने जानकारी दी। बेसिकली ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जगदलपुर स्थित अंजुमन इस्लामिया कमेटी, जिस कमेटी के सदस्यों के द्वारा वर्ष 2011 से 2019 तक के मध्य जो है कमेटी के जो वार्षिक लेखे जोखे होते हैं, उनमें अनियमितता के संबंध में वक्फ बोर्ड की ओर से शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर धारा 420, 467, 68, 71, 120 बी के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था सलीम रजा और अन्य आरोपियों के विरुद्ध। और इस मामले में थाना कोतवाली अंतर्गत विवेचना के दौरान जो है पूर्व में 3 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। और आज जो है इस मामले में जो है मोहम्मद इसराइल हक नयापारा की जो है गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अभी सलीम रजा और अताउर रहमान 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और यह पूरा मामला जो है 3.5 करोड़ से अधिक राशि के गबन का है। और इसमें इसराइल हक को जो है गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और इसमें जो शेष फरार आरोपी हैं अताउर रहमान और सलीम रजा, उनकी भी जो है शीघ्र ही जो है गिरफ्तारी की जाएगी। और वर्तमान में यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बस्तर जिले के लिए खुशखबरी है। बस्तर जिले में कोरोना के मामले फिलहाल कुछ कम होने शुरू हो गए हैं और मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में ही 800 के करीब सैंपल पूरे बस्तर संभाग से जांचे गए, जिसमें करीब 23 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 14 कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,560 पहुंच गई है और इनमें से 6,880 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से 4 कोविड केयर सेंटर में से 2 पूरी तरह से खाली भी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। फिलहाल अभी जिले में एक्टिव मरीजों में 201 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 204 मरीज को ही हॉस्पिटल और केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ दिनों में दशहरा का 75 दिन का उत्सव, साथ में ईद का त्यौहार बहुत ही अच्छे से हमारे जिले वासियों ने मनाया। और हमको जो सबसे बड़ी एक चुनौती थी कि कोरोना के केसेस बढ़ने की हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी परसेंटेज बस्तर जिले में कम दिख रहा है। साथ में जो मृत्यु दर भी हमारे जिले का है वो भी स्टेट एवरेज और नेशनल एवरेज से कम है। लेकिन आने वाला समय हमारे लिए चुनौती भरा समय है और यही वो समय है जिसमें हम सबको अपनी जागरूकता का परिचय वास्तविक रूप से देना पड़ेगा।
पूरे देश की बात करें तो मुंबई में और महाराष्ट्र राज्य में गणपति उत्सव के बाद, केरल में ओणम के बाद और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े उत्सवों के बाद कोरोना महामारी का प्रकोप ज़्यादा फैलते हुए देखा गया है। हमारे सामने भी आने वाले समय में दीपावली, गुरु पूर्णिमा, छठ, नवा वर्ष, इस तरह के कई पर्व आने वाले हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक रह करके इसमें कोरोना से बचाव अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का कर सकें। कोरोना संक्रमण काल के चलते अतिथि शिक्षकों को उनके कार्य से पृथक कर दिया गया था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक कल्याण संघ बस्तर संभाग के द्वारा मंगलवार को बस्तर संभाग आयुक्त के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बस्तर संभाग के सभी स्थानीय अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाली और मानदेय भुगतान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित अतिथि शिक्षक ने कहा, हम लोग पूरे संभाग के अतिथि शिक्षक लोग कलेक्टर महोदय और कमिश्नर सर से मिलने आए थे और ज्ञापन दिए हैं। हमारी मांग यही है कि हमारे जो कोरोना काल में मानदेय है नहीं मिल रहा है, उसी के संबंध में हमने ज्ञापन दिया और साथ ही सेवा बहाली को लेके, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं है तो आगामी 6 दिवस के बाद अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप लोग कितने हैं अतिथि शिक्षक? लगभग पूरे संभाग में 1600 है स्थानीय अतिथि शिक्षक। तो मतलब सभी को अभी हटा दिया गया है कार्य से? जी, जैसे कोरोना काल लग गया उस समय से हम लोग को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, बिना किसी सूचना के। दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली विचारधारा के खिलाफ बदलेम एड़का अभियान की शुरुआत दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की। इस अभियान के तहत आत्मसमर्पित जेल से रिहा होने वाले नक्सलियों, नक्सल पीड़ित परिवारों और नक्सल संगठन में सक्रिय सदस्यों के परिवारों के सदस्यों की काउंसलिंग कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और सरकार की नीति योजनाओं का लाभ लेकर जीवन जीने को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही नक्सलवाद, नक्सल हिंसा इससे प्रभावित सभी लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर बस्तर की संस्कृति की रक्षा, संवैधानिक कानून की जानकारी आदि से भी जन सामान्य को अवगत कराकर उन्हें सचेत किया जाएगा। इस बारे में अभिषेक पल्लव ने पूरी जानकारी दी। बदलेम एड़का, बदलता मन बदलती सोच, ये दंतेवाड़ा पुलिस का नया अभियान है जो कि लोन वराटू अभियान को सप्लीमेंट करेगा। हमने देखा कि काफ़ी लोग जेल जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद दोबारा गैरकानूनी माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि, काफ़ी सारे ठेकेदार, काफ़ी सारे लोग रेडिकल थॉट्स से ग्रसित हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं, मदद करते हैं, नक्सली गतिविधि करने में संलिप्त रहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले चरण में लोन वराटू से सरेंडर्ड माओवादी, जेल से छूटे हुए माओवादी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। आने वाले समय में जब जेल खुलेगा, जब कोरोना काल खत्म होगा, तो जेल में जाके भी ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि सभी लोग समझ पाएँ कि नक्सलवाद से उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है, नक्सली इतिहास के बारे में, जो इलाके नक्सल मुक्त हो गए वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में, जहाँ पुलिस कैंप खुले हैं वहाँ की स्थिति में, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, उनके ग्रामीणों के जो अधिकार हैं ग्राम सभा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बस्तर की बात में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले में इस बार दीपावली मिट्टी और गाय के गोबर से बने दियों से मनाई जाएगी। ये दिए न केवल जगमग रोशनी बिखेरेंगे बल्कि घरों से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारी फैलाने वाले कई वायरस का खात्मा भी कर देंगे। जिले में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। इस काम के जरिए आमदनी की जिम्मेदारी महिला समूहों को दी गई है, जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। यही महिलाएं दीपक बनाने के बाद अपनी मर्जी के हिसाब से संभाग मुख्यालय स्थित हरिहर बाजार और बिहान मार्केट के साथ ही अन्य जगहों पर भी बेचेंगी। गोधान न्याय योजना के तहत गोबर में से वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान को खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उसी के साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं भी गोबर से दिए बना रही हैं। इसका मकसद समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना तो है ही, साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए गए दीपक सरकारी कार्यालय में भी जगमगाएंगे। समूह की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने आपस में ही प्रतिदिन 1500 दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही दीपक तैयार कर 500 से 600 रुपए में 100 दिए बेचे जा रहे हैं। महिलाएं अपने घर के दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद अतिरिक्त समय में यह काम करती हैं। सबसे पहले गोबर और अच्छी मिट्टी का मिश्रण तैयार करती हैं, जिसके उपरांत वे हाथों और चौक की मदद से दियों को आकार देती हैं। एक दिया बनने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। हम लोग गोबर से दिया बनाते हैं और 30 रुपया दर्जन में यहाँ बेचते हैं। हमको नगर निगम तरफ से आर्डर मिला है और इसका छाछा मिला है, इसी कारण हम लोग ये गोबर दिया बनाते हैं। अच्छी चल रही है। जो व्हाट्सएप में देखे हैं, जो टीवी में देखे हैं, पेपर में पढ़ते हैं, पेपर भी छपा है, वो सब देखने वाले पढ़ने वाले यहाँ आते हैं, उठा के ले जाते हैं। हम एक दिन में 300 दिया बनाते हैं और रोज बेचते हैं। रोज सब खत्म हो जाता है, सब ले जाते हैं। चाइना वाला नहीं हमको पसंद है और हम ये सोचते हैं कि हम अपना हाथ से बनाएंगे दिया और अपना भारत में अपने ही यूज करेंगे और सबको इसको जलाने के लिए देंगे। कोरोना संकट काल में जहां लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है, ऐसे में गोबर से दिए बनाने की योजना में 36 महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही दिए जलने से कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होंगी। गोधन न्याय योजना चल रही है, उसमें हमारे पास प्रतिदिन 4 जो हमारे पास जो गोधन न्याय सेंटर जहां गोबर खरीदी होती है, वहां पर लगातार गोबर हमारे पास काफ़ी मात्रा में आ रहा है। तो उसका पहला उपयोग तो गोबर का ये है कि हमारे जो सेंटर में गीला कचरा आता है उसके साथ मिक्स करके उसको हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। तो खाद जो बनाने से क्या है कि एक उसका जो वैल्यू है उतना समूहों को थोड़ा सा कम मिलता है, खाद अच्छा बनता है। लेकिन अगर उसी गोबर का अगर हम लोग जैसे कि आप देखेंगे कि लकड़ी बनाते हैं आजकल, जिसमें अंत्येष्टि करते हैं, साथ में बहुत सारे जैसे दिया है और गमला, ऐसे कई सारे जैसे मूर्तियाँ भी बनती हैं। तो उसका जो अच्छा प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं डिज़ाइनर, तो उससे क्या है कि समूहों को उससे ज़्यादा लाभ होगा और उसका उपयोग भी अच्छे से हो पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन के आदेशानुसार अब आज के समय में हमारे पास जो टारगेट मिला है दिवाली के लिए, वो 57,000 दिया बनाने का टारगेट मिला है। इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे SLRM सेंटर जो 4 है जहाँ गोबर खरीदी करते हैं, उसमें से 2 जगह हमने मशीन दी है गमला बनाने और गोबर से दिया बनाने का। साथ में 5 जो हमारी महिला समूह हैं उनको हम लोग गोबर उपलब्ध करा रहे हैं। उनको हमने छोटा छोटा सांचा दे रखा है, तो सांचे में बहुत आसानी से दिया बन जाता है। और ये जैसे कल को जब इसको लोग जलाने के बाद इसको अगर फेंकते हैं तो आसानी से डिस्पोज भी हो जाए। जैसे हमारा जो टेराकोटा का दिया होता है, मिट्टी का जो पका के, वो जो मिट्टी है वो आप उसको अगर चूरा चूरा भी कर देंगे तो वो मिट्टी में वो मिल नहीं पाता है, अलग से उसका एक अवशेष रह जाता है। जिले के नगरनार पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। 320 किलो के गांजे के मामले में फरार आरोपी को इन्होंने गिरफ्तार किया है। दरअसल 1 माह पूर्व नगरनार पुलिस को सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा से एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर जगदलपुर पहुंच रहा है, जिसके बाद नगरनार पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर तलाशी शुरू की और वाहनों को रोकने के दौरान आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया। पर 320 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख से अधिक है, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी की तलाश करने नगरनार पुलिस उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया और आज कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया गया।
नगर नार का है, जहां 22/6/2020 को जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा था और इस मामले पर थाना नगर नार में 320 किलोग्राम गांजा जो है बरामद किया गया था और घटना के समय ही जो है इसमें जो आरोपी है विकास आचार्य वो मौके से फरार हो गया था और इस मामले की अनुसंधान के दौरान जो है लगातार मुखबिर तैनात किए गए थे और जिनके माध्यम से पता चला कि आरोपी मलकानगिरी क्षेत्र में जो है रह रहा है और इस सूचना पर थाना प्रभारी नगर नार शिवशंकर गेंदले की अध्यक्षता में जो है एक टीम गठित कर रेड कार्यवाही मलकानगिरी क्षेत्र में किया गया और इसके जो आरोपी हैं विकास आचार्य उम्र 24 साल उन्हें जो है आज इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और इसमें जो है 320 किलोग्राम पूर्व में गांजा जब्त किया गया था जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए से अधिक था। अभी यह मामला थाना नगर नार अंतर्गत विवेचनाधीन है। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत कालेपाल में मनरेगा के तहत डबरी खोदाई सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा करवाई गई थी, किंतु अभी तक 36 मजदूरों का भुगतान नहीं करवाया गया है, जिसे लेकर श्रमिक संघ के द्वारा मंगलवार को कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से शिकायत की गई है कि 2 मार्च से 9 अगस्त तक डबरी खुदाई का कार्य श्रमिकों द्वारा करवाया गया, लेकिन उन्हें अब तक मजदूरी का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। श्रमिक संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मनरेगा के तहत मजदूर 2 मई से 8 अगस्त तक कार्य कर रहे थे। उनमें से 36 मजदूरों को मजदूरी भुगतान में ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सचिव के द्वारा अनियमितता बरती गई। श्रमिकों का जॉब कार्ड अपने पास रख लिया गया है, जो कि जॉब कार्ड में कार्य दिवस उपस्थिति दर्ज नहीं करके एक कच्ची पर्ची बनाकर ही मजदूरों को दिया गया है। श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शिवशंकर पुरानी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही और मजदूरी भुगतान दिलवाने ज्ञापन सौंपा। दीपावली पर्व के साथ ही छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। उसके अनुसार कम धमाके वाले और कम धुएं वाले पटाखे ही होलसेलर और चिल्हर पटाखे लाइसेंसधारी विक्रेता सिर्फ विक्रय कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने। हमारे सामने भी आने वाले समय में दीपावली, गुरु पूर्णिमा, छठ, नवा वर्ष, इस तरह के कई पर्व आने वाले हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक रह करके इसमें कोरोना से बचाव अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का कर सकें। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं पटाखे के प्रयोग पे। सबसे पहले तो सिर्फ ग्रीन पटाखे, हरित पटाखे जिनको बोला जाता है, जो कम प्रदूषण फैलाते हैं और साथ में जिनकी ध्वनि की सीमा भी कम रहती है, सिर्फ उन्हीं पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी पटाखे के होलसेलर्स और चिल्लर दुकान वालों से ही हो सकती है। दूसरा, यदि समय की बात करें तो दीपावली पर्व पे रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पर्व पे सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पे रात्रि 8 से 10 बजे तक और न्यू ईयर और क्रिसमस पे रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे का उपयोग आप कर सकते हैं। अवैध किसी भी प्रकार की पटाखों का संधारण एवं अवैध संग्रहण और बिक्री पे पटाखों के पूरी तरह से प्रतिबंध जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है। इस समय में मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप लोग इस समय में, मैं बस्तर जिले के सभी व्यापारी बंधुओं से, आम नागरिकों से, मीडिया साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये इन निर्देशों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और हम सब अपनी जागरूकता का परिचय देवें, जिससे कि हम जो पटाखों से होने वाला जो धुआं है, पोल्यूशन है, उससे होने वाला जो कोरोना पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम से कम कर पाएं। स्थानीय गिदम रोड पर अमृत योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन को निकालना और जगह बदलकर फिर बिछाने के कार्य से पूरा गिदम रोड धूल से भरा पड़ा है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के दुकानदारों और आने जाने वाले लोगों को धूल के मारे जीना दूभर हो गया है। इस तरह गुंडाधुर पार्क के पास नाली का निर्माण किए जाने का विरोध करते हुए पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने बताया, मैं इस वक्त गुंडाधुर पार्क के पास बस्तर डीजल के पीछे और ये टेंपल कमेटी के द्वारा बनाई गई कॉम्प्लेक्स के पास खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को एक इंजीनियरिंग का बहुत
उत्कृष्ट नमूना दिखाना चाहता हूँ। साथियों, जिस गड्ढे में मैं खड़ा हूँ यहाँ नाली का निर्माण होना है और मैं आपको बताऊँ कि इसके 2 फीट नीचे अमृत योजना की पाइपलाइन बिछाई गई है। अभी 1 महीने पहले जिस अमृत योजना के लिए पाइपलाइन यहाँ बिछाई गई है, इससे पब्लिक को कनेक्शन भी दिया जाएगा और ये राइजन भी है और सप्लाई लाइन भी है। साथियों, हमने इस हेतु हमने जिला प्रशासन के माध्यम से PWD को, PHE को हमने इसके संज्ञान में लाया कि साहब यहाँ नीचे यदि आपका पाइप है, ऊपर आप नाली बना रहे हो तो लोगों को इसका फ़ायदा कैसे होगा। किसी भी प्रकार का संधारण के लिए इस नाली को हमें तोड़नी पड़ेगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। तानाशाही रवैया अपनाया गया और आप देख रहे हैं नाली आगे से बनते आ रही है। ये चौक है, यहाँ पुलिया बनाया जा रहा है, उसके बाद इधर यहाँ कंक्रीट होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार, निगम में भी कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है। बिना कोई योजना के ये काम किया जा रहा है। आने वाले समय में शहर की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के साथ इसका अवलोकन किए और इसका हमने विरोध दर्ज कराया। हमने कहा कि जिला प्रशासन, PWD, नगर निगम के साथ बैठकर इसका सॉल्यूशन निकाल लें। हम स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यदि कुछ सुझाव हमारे जनहित में हो और ये नाली बनाने की आवश्यकता न हो, पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपए इससे बच सकते थे। लेकिन हमारी बात को अनदेखा किया गया, बिल्कुल नहीं सुनी गई और तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये नाली का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बेस का काम हो चुका, छड़ बन चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि जहाँ नीचे पाइपलाइन बिछी हुई है, अमृत योजना की पाइपलाइन बिछी हुई है, उसके ऊपर नाली आप बना रहे हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये शहर की जनता को जानने के लिए हम आग्रह करते हैं विभाग से कि आप शहर की जनता को आपकी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दें, नहीं तो हम ये बनने नहीं देंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पब्लिक के पैसे का बंदरबाट होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के लिए कहीं पे भी विकास के नाम पर पब्लिक का पैसा को हम लगने नहीं देंगे। आप हमारी खबरों को वेबसाइट पर यानी कि YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बर्खास्त हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मामला बैतूल माल के पैसों के गबन का। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या घट रही है, वहीं संक्रमित लोगों को ठीक होने का औसत भी बढ़ा। अतिथि शिक्षकों ने कार्य पर बहाली और मानदेय का भुगतान करने की मांगों को लेकर संभाग आयुक्त के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और दंतेवाड़ा जिले में नक्सली विचारधारा के खिलाफ बदलेम एड़का अभियान का हुआ शुभारंभ। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।